हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू क्विक स्टडी। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 इकोनॉमिक डेवलपमेंट, क्लास 9th महाराष्ट्र बोर्ड हिस्ट्री। तो पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर के 5 ईयर प्लान पार्ट तक पढ़ लिया था। उसमें हमने 5 ईयर प्लान के डेफिनेशन को समझा था और उनके गोल्स को समझा था। तो 5 ईयर प्लान बेसिकली एक 5 साल के टेन्योर का एक ऐसा अचीवेबल प्लान होता है जहाँ पर गवर्नमेंट और जो इंडिया के जो मिनिस्टर्स हैं, इकोनॉमिक मिनिस्टर्स, वो एक गोल सेट करते हैं कि 5 ईयर्स के बाद इंडिया में इतनी डेवलपमेंट होगी, इन इन चीज़ों में डेवलपमेंट होगी। तो ये बेसिकली होता है 5 ईयर प्लान। और आज हम पढ़ेंगे कुछ 5 ईयर प्लान्स के बारे में जो इम्प्लीमेंट हुए थे। तो 1950 में प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया गया था प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। और 1951 से पहला 5 ईयर प्लान जो है वर्क करने लगा। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 से लेकर 1956 तक था। और पहले 5 ईयर प्लान में हमारे कंट्री का मेन गोल था कि हम अपने एक्सपेंडिचर को एग्रीकल्चर, सोशल डेवलपमेंट, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और सोर्सेस ऑफ एनर्जी, साथ ही में कुछ छोटी इंडस्ट्रीज़, मिनरल्स और एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, इन सारी चीज़ों पर खर्च करेंगे और इन सारी चीज़ों में डेवलपमेंट लेकर आएंगे। फिर हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान है, वो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक रहा। तो चूँकि जो पहला 5 ईयर प्लान था वो 1956 में कंप्लीट होता है, तो जो सेकेंड 5 ईयर प्लान है वो वहीं से शुरू होता है। और इस 5 ईयर प्लान में हमारा जो मेन एम था वो इंडस्ट्रियलाइजेशन को और भी एनहांस करना था। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्षेत्र में उस सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा वर्क हुआ था, जैसे कि आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दिया गया था, केमिकल फर्टिलाइज़र के इंडस्ट्रीज़ को, रेलवे बोगीज़ के इंडस्ट्रीज़ को, उनकी फैक्ट्रीज़ को लगाया गया था और उन पर बहुत ज़्यादा काम भी किया गया था। और साथ ही में डैम्स को भी बिल्ड किया गया। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया और साथ ही में इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि डैम हो गया, रोड हो गया, इन सारी चीज़ों के ऊपर भी इन्होंने वर्क किया, ताकि जो बेसिक अमेनिटीज़ होते हैं किसी कंट्री के डेवलपमेंट के लिए, जैसे कि हमें अगर मशीन बनाना है तो उसके लिए रॉ मटेरियल हमें आयरन, स्टील, इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, तो ऐसी चीज़ें हमें मिल सके। तो बेसिक अमेनिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए इन्होंने इंडस्ट्रीज़ को स्थापित किया, जो काफ़ी हद तक अच्छे से काम किया। कुछ एग्ज़ाम्पल्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं, कुछ इंडस्ट्रीज़ के नाम और उनके प्लेसेस भी बताए गए हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज़ दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में। भिलाई और राउरकेला इज़ इन ओडिशा। रेल इंजन फैक्ट्री एट चितरंजन और पेरम्बूर चेन्नई रेलवे बोगीज़, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश शिप बिल्डिंग फैक्ट्री। तो ये सारे एग्जांपल्स आपको याद करने हैं, क्योंकि संभावनाएं हैं कि मैच द फॉलोइंग में ये एग्जांपल्स के साथ में क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बी रेडी फॉर इट। स्टोरी के साथ साथ अगर आप डेटा और फैक्ट्स को अच्छे से याद रखते हैं तो एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। तो इन्होंने जब इंडस्ट्रियलाइजेशन पर बहुत अच्छे से वर्क किया, तो इनका जो मेन एम था, जो ये था कि वो अपने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम को इंक्रीज़ कर सके, उसमें थोड़े से डेवलपमेंट हुए थे। अब हम देखते हैं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। सो थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से लेकर 1966 तक वर्किंग में था और इस प्लान का यही एम था कि एग्रीकल्चर सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर में बैलेंस बन सके, क्योंकि पिछले 5 ईयर प्लान में इन्होंने इंडस्ट्रीज़ के ऊपर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था, तो एक डिसबैलेंस क्रिएट हो चुका था एग्रीकल्चर सेक्टर में और इंडस्ट्रियल सेक्टर में। इसलिए इन्होंने सोचा कि बैलेंस को मेंटेन करेंगे तब एक अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। और
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए अगर मैं आपको बताऊँ तो जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ था तो इंडिया की कंडीशन कुछ इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि उनके पास में सरप्लस प्रोडक्शन नहीं हो पाता था एग्रीकल्चर का। इनफैक्ट उनके पास खुद के खाने के लिए भी इतना प्रोडक्शन नहीं हो पाता था। दूसरे कंट्रीज़ से हमें चीज़ों को मंगवाना पड़ता था। यूएसए हमें वीट मतलब गेहूँ देते थे। तो सोचिए कि कंडीशन कितनी ख़राब थी। फिर भी आज इंडिया 7th लार्जेस्ट इकोनॉमी पर है। तो इंडिया ने कितना प्रोग्रेस किया। तो इंडिया ने वहाँ तक की जर्नी कैसे तय की, वहाँ पर इंडिया कैसे पहुँचा, इसी को समझने के लिए हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। कई बार ये जो प्लान्स हैं, कई बार ये जो स्कीम्स हैं, ये वर्क करते थे, कई बार नहीं करते थे, कई बार इन पर इम्प्रूवमेंट्स लाया जाता था। तो इन सारी चीज़ों के ओवरऑल डेवलपमेंट को अगर हम देखेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा और आगे कंट्री कैसे और अच्छे से डेवलप कर सकती है, इसके लिए कुछ हमारे दिमाग में सुझाव भी आएगा। तो इस मोटिव से अगर आप इस चीज़ को पढ़ेंगे तो आई थिंक बहुत अच्छा लगेगा आपको और बिल्कुल भी बोरिंग नहीं लगेगा। तो यही सोच के आप पढ़िए और यही सोच के अब आप थर्ड 5 ईयर प्लान में अगर देख रहे हैं तो क्या क्या डेवलपमेंट आप देख पा रहे हैं। इंडस्ट्रीज़ और एग्रीकल्चर सेक्टर के बैलेंस को देख पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही सेक्टर्स में अगर इम्प्रूवमेंट होगा तभी डेवलपमेंट होगा। अगर दोनों चीज़ में डिसबैलेंस है तो कंट्री डेवलप नहीं कर सकती है। इंडिया को सरप्लस प्रोडक्शन भी करना है ताकि वो एक्सपोर्ट कर सके और उस प्रोडक्शन को फिनिश्ड गुड बनाने के लिए इंडस्ट्रीज़ की भी ज़रूरत चाहिए। तो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों की ज़रूरत है। और भी इस प्लान के कुछ गोल्स थे, जैसे कि नेशनल इनकम को इंक्रीज़ करना, हैवी इंडस्ट्रीज़ को इंट्रोड्यूस करना कंट्री में, ट्रांसपोर्ट के लिए काम किया जाना और पॉवर्टी को एलिमिनेट करना। तो ये हमने थर्ड 5 ईयर प्लान को अच्छे से देखा 1961 से लेकर 1966 तक। लेकिन 1966 के बाद जो 5 ईयर प्लान्स हैं वो 3 साल के लिए स्थगित हो जाते हैं, मतलब होते ही नहीं हैं, वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होते हैं। रीज़न क्या है इसके पीछे का, वो भी मैं आपको बताती हूँ। इसके पीछे का रीज़न ये है, 1962 में वॉर हो जाता है, इंडिया चाइना का वॉर, जिसकी वजह से हमारे जो एक्सपेंडिचर है वो अनकॉमन हो जाता है। जैसे हमने 5 ईयर प्लान किया है कि हम 5 ईयर्स में इन चीज़ों पे इतना एक्सपेंडिचर करेंगे, इतना एक्सपेंड करेंगे। लेकिन फिर 1962 में क्या होता है, हमारा और चाइना का वॉर हो जाता है, जिसकी वजह से कुछ और भी ज़्यादा पैसे खर्चे हो जाते हैं, क्योंकि उसमें वेपन्स लगते हैं, इक्विपमेंट्स लगती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें लगते हैं। तो जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हमने सोचा था वो नहीं रह जाता है और पैसा कुछ ज़्यादा ही खर्चा हो जाता है। तो अब जो है 5 ईयर प्लान बनाना उन्होंने सही नहीं समझा, तो 1 ईयर का प्लान बना था। यहाँ पर देखिए बताया गया है, दिस वॉज अ पीरियड ऑफ इंटेंस फेमिन। फेमाइन भी हो गया था, यहाँ पर सूखा भी पड़ गया था और वॉर भी हो रहा था। तो कंडीशन बहुत ज़्यादा अनफेवरेबल थी और जो इंडिया की स्थिति थी, इकोनॉमिक स्थिति, पॉलिटिकल स्थिति और इंटरनल स्थिति सब कुछ ख़राब थी, कुछ भी सही नहीं चल रहा था। लेकिन फिर भी इंडिया ने बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस किया है। सो वी शुड बी प्राउड ऑफ इंडिया फॉर दिस रीज़न। तो ये सारे क्रिटिकल कंडीशंस ने इंडिया के इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस किया था। तो थर्ड 5 ईयर प्लान को हमने पहले देखा, उसके बाद 3 साल हमने देखा 1966, 67, 68 कि क्या क्या हुआ। उसके बाद हम फोर्थ 5 ईयर प्लान पे आते हैं। फोर्थ 5 ईयर प्लान 1969 से लेकर 1974 तक था। टेन्योर आपको याद है 5 ईयर, तो आप पहले वाले ईयर में 5 साल और ऐड करके उसका जो एंडिंग ईयर है वो भी निकाल सकते हैं। तो ये जो 5 ईयर प्लान था, इसका इंटेंशन था कि ये इंडिया को सेल्फ रिलायंट बना सके और जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें डेवलपमेंट आ सके और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को कुछ बहुत ही अच्छे से स्पीड दिया जा सके, गति प्रोवाइड की जा सके, ताकि इंडिया
वर्ल्ड इकोनॉमी पे अपनी एक अच्छी पोजीशन बना सके। फोर्थ फाइव ईयर प्लान में ही हमारे कंट्री के कुछ 14 मेजर बैंक्स को नेशनलाइज किया गया था। ये सारे आई थिंक 14 जो बैंक्स हैं इनके लिस्ट को आगे के पेजेस में प्रोवाइड किया गया है। और इनके नेशनलाइजेशन के पीछे का जो रीज़न है वो क्या है, क्यों किसी बैंक को गवर्नमेंट ने नेशनलाइज़ किया। तो इसको समझने के लिए आप फिर से थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाइए, जहाँ हमने शुरू में पढ़ा था कि हमारे कंट्री का इकॉनमी मिक्स्ड इकॉनमी टाइप का है। तो इंडियन इकॉनमी दोनों ही चीज़ों पर फोकस करता है, पब्लिक वेलफेयर प्लस कैपिटलिज्म, कि हमारी कंट्री में प्राइवेट सेक्टर भी ज़्यादा हो और पब्लिक वेलफेयर पे भी वर्क किया जाए। पहले जो भी बैंक्स हुआ करते थे ये सारे के सारे प्राइवेट सेक्टर के अंडर में ही आते थे, लेकिन अगर हम किसी बैंक को नेशनलाइज करते हैं तो इसका जो कंट्रोल है ये गवर्नमेंट के हाथ में आएगा। और अगर कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में आ रहा है तो जितना भी रेवेन्यू जनरेट होगा उस चीज़ से, वो सारा का सारा पैसा गवर्नमेंट के पास जाएगा, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के जो ट्रेजर है वो बढ़ेगा और हमारे गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा पैसा आएगा। तो ये एक बेसिक जो है आइडिया था नेशनलाइज़ करने का। और फिर ये हमारा रेलवे भी नेशनलाइज हुआ था उसी समय पर। लेकिन इस 5 ईयर प्लान में भी एक प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी 1971 के वॉर की वजह से, जो इंडिया और पाकिस्तान के साथ हुआ था बांग्लादेश के लिब्रेशन के लिए। यहाँ पर भी इंडिया की इकॉनमी काफ़ी ज़्यादा खर्च हुई थी और जो इंटरनल स्टेबिलिटी है बहुत ज़्यादा हद तक डिस्टर्ब हुई थी। तो इसकी वजह से भी ये जो 5 ईयर प्लान है उतना हद तक बहुत सही नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सारे वर्क जो है हुए थे इन 5 ईयर प्लान्स में। नाउ मूविंग ऑन टू फिफ्थ 5 ईयर प्लान, जो 1974 से 1979 तक था। इस प्लान का बेसिक गोल यही था कि कंट्री को सेल्फ सफिशिएंट बना सके और पॉवर्टी को काफ़ी हद तक एलिमिनेट किया जा सके। लेकिन इस 5 ईयर प्लान का ये जो गोल था ये अकम्प्लिश नहीं हो पाया था। और भी एलिमिनेटिंग द पॉवर्टी अलॉन्ग विद ब्रिंगिंग द सेल्फ सफिशिएंसी, इसके साथ और भी बहुत सारे गोल्स थे, उन पर भी वर्क किया गया था, लेकिन ये उतना सक्सेसफुल प्लान नहीं रह पाया था। और 1977 के जनरल इलेक्शंस में कांग्रेस पार्टी सत्ते से हार जाती है और आती है पावर में जनता पार्टी। और जनता पार्टी पहले से ही 5 ईयर प्लान्स का समर्थक नहीं था, तो वो आते ही उन्होंने सोचा कि 5 ईयर प्लान को 5 साल कंप्लीट होने के बाद हम एलिमिनेट कर देंगे, हम हटा देंगे। लेकिन मार्च 1978 में आते आते ये जो है, मतलब ये जो इसका टेन्योर था 5 ईयर प्लान का 1979 तक का था, लेकिन इसे पूरा कंप्लीट नहीं होने दिया गया और 1978 में ही इसे ख़त्म कर दिया गया, इसे अबॉलिश कर दिया गया और नए टाइप का प्लान स्टार्ट हुआ जिसे हम कहते हैं रोलिंग पार्टी नहीं, रोलिंग प्लान। और रोलिंग प्लान क्या होता है? रोलिंग प्लान का बेसिक एम यही होता है कि फिक्स्ड टेन्योर नहीं होगा कि कब तक ये प्लान वर्किंग में रहेगा, इसे हम कभी भी एंड कर सकते हैं। जैसे वो 5 ईयर प्लान 5 सालों के लिए था, इसका कोई भी फिक्स्ड टाइम नहीं था रोलिंग प्लान का, लेकिन ये भी फेल हो जाता है। और फिर से जब लोकसभा के इलेक्शंस आते हैं 1980 में, फिर ये जो कांग्रेस पार्टी जब डिफीट हो गई थी फिर से जीत जाती है 1980 में और फिर से पावर में आ जाती है। और पावर में आने के बाद 6th 5 ईयर प्लान को लॉन्च करती है 1980 में। तो 6th 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 1985 तक वर्क करता है। जो दो एम पिछले 5 ईयर प्लान में नहीं अकम्प्लिश हो पाया था, सेल्फ सफिशिएंसी एक्वायर करना और पॉवर्टी को एलिमिनेट कर पाना, तो ये नहीं अकम्प्लिश हो पाया था, इसलिए उन्होंने फिर से इसे ही अपना गोल बनाया और उसके लिए उन्होंने कुछ प्रोग्राम्स को भी इम्प्लीमेंट किया था 6th 5 ईयर प्लान में। वो प्रोग्राम्स क्या क्या थे?
इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, जहाँ पर रूरल एरियाज़ के डेवलपमेंट के लिए वर्क किया जाएगा। रूरल लैंडलेस एम्प्लॉयमेंट गारंटी प्रोग्राम, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम एंड सलीम स्टील प्लांट। तो ये जो थे बेसिकली, अगर आप देख रहे हैं तो तीन जो प्रोग्राम्स थे वो रूरल एरिया से ही संबंधित हैं, क्योंकि इंडिया एक एग्रीकल्चरल कंट्री है और मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन रूरल एरियाज़ में रहती है। तो अगर आप पूरे कंट्री का डेवलपमेंट चाहते हो तो बेसिक सी बात है, आपको रूरल एरियाज़ को भी डेवलप करना ही पड़ेगा। इस वजह से मोस्ट ऑफ द जो प्लान्स थे, उनके जो प्रोग्राम्स लॉन्च हो रहे थे वो रूरल एरियाज़ को डेवलप करने के लिए हो रहे थे। और सलीम स्टील प्लांट एक स्टील प्लांट है जो तमिलनाडु में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा स्थापित किया गया था। और ये एक ऐसा स्टील प्लांट है, आई थिंक पहला स्टील प्लांट है जिसमें किसी दूसरे कंट्री के असिस्टेंस को नहीं लिया गया था। ये कम्प्लीटली इंडियन था। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द 7th 5 ईयर प्लान, जो 1985 से लेकर 1990 तक था। इनके जो ऑब्जेक्टिव्स थे ये काफ़ी अच्छे थे। ये चाहते थे कि मॉडर्नाइजेशन इंट्रोड्यूस हो कंट्री में और सेल्फ रिलायंसी आए, सोशल जस्टिस प्रोवाइड हो लोगों के बीच में, और जो टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन है, मतलब कि जिस तरीके से प्रोडक्शन होता है उसमें इम्प्रूवमेंट आए, और नेशनल इनकम 5% से इंक्रीज़ हो, और साथ ही में फूड ग्रेन प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ हो। तो ये इनके मेन ऑब्जेक्टिव्स थे। और कुछ इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम्स प्लान्स जो लॉन्च हुए थे उस समय वो थे जवाहर रोजगार योजना, इंडिया आवास योजना, स्कीम ऑफ 10 लाख वेल्स। और 7th 5 ईयर प्लान जो है बहुत ही अच्छा काम करता था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा वर्क किया था एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के फील्ड में। उसके बाद फ्रेंड्स, आपने नोटिस किया होगा कि अगला जो 5 ईयर प्लान होना चाहिए वो 1990 से लेकर 1995 तक होना चाहिए, लेकिन 1991 में एक ईयर का गैपिंग हो जाता है, और 1992 से 1997 तक का 8th 5 ईयर प्लान लॉन्च होता है। आखिर उन 2 सालों में 5 ईयर प्लान क्यों नहीं लॉन्च होता है? व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? तो रीज़न ये था कि हमारी कंट्री का जो पॉलिटिकल सिचुएशन था, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी था, बहुत ही ज़्यादा डिसबैलेंस था उस समय। तो पॉलिटिकल सिचुएशन की वजह से जो प्लान था वो लॉन्च नहीं हो पाया था। Friends, due to some external disturbances, I will continue the further topic in the next video. Sorry for the inconvenience. यहाँ से आगे के जो टॉपिक्स हैं हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो यहाँ तक हमने जो कुछ भी 5 ईयर प्लान्स में पढ़ा है, आप उसे अच्छे से रीड करिए और जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लगे उन्हें नोट डाउन करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड कीप स्टडिंग।